आज हम खंड ग हिंदी साहित्य एवं भाषा अभिरुचि का प्रश्न करेंगे। कभी कभी हिंदी साहित्य से बहुत सारे प्रश्न आते हैं तो कभी भाषा से अर्थात व्याकरण से। चलिए शुरू करते हैं। आप अंत तक जरूर देखेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भक्ति काल के स्तंभ कौन है? भक्ति काल के स्तंभकार भक्ति काल के हैं तुलसीदास जी। नागार्जुन किस विचारधारा के कवि हैं? नागार्जुन जो हैं ये प्रगतिवादी विचारधारा के कवि हैं। मित्रों, आप हिंदी साहित्य के इतिहास में जितने भी काल हैं उन सभी काल के प्रवर्तकों पर अपना विशेष ध्यान आकर्षित करेंगे, उनकी रचनाओं को याद करेंगे और कौन से रचनाकार किस युग के प्रवृत्ति उनके काव्यों में झलकाते हैं, ये सभी याद करने का प्रयास करेंगे। उनकी रचनाओं का नाम आप विशेष रूप से याद रखेंगे। राम की शक्ति पूजा किस कवि की रचना है? देख सकते हैं आपकी रचनाओं का नाम पूछा जा रहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रघुवंश की रचना किसने की? रघुवंश की रचना कालिदास जी ने की है। रीतिकाल का प्रमुख विषय क्या है? रीतिकाल का प्रमुख विषय है श्रृंगारिकता। रीतिकाल के कवियों ने अपने काव्य को श्रृंगारिकता के माध्यम से सजाते थे और रचना करते थे। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? देखिए, इस तरह के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं अज्ञे जी। गबन के रचनाकार कौन है? गबन के रचनाकार हमारे मुंशी प्रेमचंद जी, जिन्हें की उपन्यास और कहानी के सम्राट कहे जाते हैं और उनको सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? वर्तनी की दृष्टि से ये आपका आशीर्वाद ग। आप इसी तरह से ध्यान पूर्वक प्रश्नों को पढ़ेंगे और प्रश्न को पढ़ते समय उत्तर भी जो आपको दिया हुआ है ध्यान पूर्वक करेंगे, क्योंकि समय आपके पास यथेष्ट होगा। एक मार्क के लिए हम पीछे रह जाते हैं, गलती हो जाती है। मधुशाला के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी। आसमान का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखिए, बादल। बादल तो नहीं है, ये मेघ जो कि बारिश के रूप में बरसता है। सलील, उजाला। आसमान का पर्यायवाची शब्द है अंबर। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखिए, पहले हम क्या करेंगे, जो गलत है उसको काट देंगे। हाँ, आपको बहुत ही सरल प्रश्न आता है, लेकिन जब हम द्वंद्व में रहते हैं तो इसी तरह से कीजिएगा। ये बहुत ही सरल उपाय है, एक अच्छा ट्रिक है। पर्वत नहीं, पाषाण। देखिए, यहाँ पे हम फंस जाएंगे। ये धरा और धारा। धारा मतलब जो प्रवाहित होती है, और ये धरा, तो इसका सही आंसर होगा मित्रों पृथ्वी का पर्यायवाची धरा। क्योंकि हम धरा देख के इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपका ग गलत हो सकता है, इसीलिए आप ध्यान पूर्वक करेंगे। क्योंकि केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में पढ़ना हर विद्यार्थी का एक लक्ष्य है, और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं। भाषा का मूल आधार क्या है? भाषा का मूल आधार मित्रों ध्वनि है, क्योंकि बोलने के लिए हम ध्वनि का प्रयोग करते हैं, और भाषा जो है अभिव्यक्ति का माध्यम है। ध्वनि के द्वारा हम भाषा को व्यक्त करते हैं। अपेक्षा का विलोम शब्द क्या है? अपेक्षा का विलोम शब्द है उपेक्षा। तथेव, तथेव का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए, तथा योग एव, यहाँ दो चीज दिया हुआ है, एक एव है और एक एव है, तो इसमें करना है आपको तथा योग एव। और तथेव अगर पूछ लिया जाए, उतना कठिन प्रश्न नहीं पूछता कि तथेव की संधि का यानी उदाहरण है। तथेव जो है आपका वृद्धि संधि का उदाहरण है। सूर्योदय, सूर्योदय का संधि विच्छेद करना है, सूर्य योग उदय होगा। देखिए, इस तरह के ऑप्शन ही दिए जाएंगे और आप आसानी से कर पाएंगे, अच्छे से शांत पूर्वक करेंगे तब। सूर्योदय फिर पूछा जाएगा कि सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? ये गुण संधि होगा। जब आप उच्चारण करेंगे मित्रों, जैसे ए और ओ आता है, अगर उच्चारण करते समय सूर्योदय ओ आ रहा है, तो ओ और ए जब आएगा तो ओ मान लीजिए आपका हो जाएगा गुण संधि। इसका सही आंसर होगा मित्रों घ।
कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या है? कम बोलने वाले का के लिए एक शब्द है मितभाषी, जिन्हें मितभाषी कहा जाता है, जो कम बोलते हैं। एक पंथ दो काज, इसका अर्थ है कि एक साथ दो कार्य करना। क्या करें क्या ना करें सोचना, एक साथ अनेक कार्य करना, एक साथ दो लाभ, एक साथ दो कार्य करना, एक साथ अनेक कार्य करना। अनेक कार्य नहीं कहा गया, यहाँ पे दो कार्य कहा गया है, दो काज। तो एक साथ दो लाभ, एक साथ दो कार्य करना। जब हम एक साथ दो कार्य करेंगे मित्रों, तो हमारा क्या लाभ ही होगा। एक साथ दो लाभ। क्षमा प्रार्थी हूँ, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखिए, कौन सा शब्द पुल्लिंग है कहा गया है ना। दया, छाया, माया, ये जो है स्त्रीलिंग है। बुढ़ापा शब्द जो है ये पुल्लिंग है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, कहावत का अर्थ क्या है? खोदा पहाड़ निकली चुहिया। पहाड़ खोदने में अधिक परिश्रम लगता है और उसका फल बहुत कम मिलता है। इसका सही आंसर होगा अधिक परिश्रम का फल कम मिलना। काव्य की आत्मा क्या है? काव्य की जो आत्मा होती है वो है रस। रस का अर्थ होता है आनंद की अनुभूति होना। जब हम कोई भी काव्य पढ़ते हैं या काव्य किसी को पढ़ाते हैं तो उससे हमें आनंद की अनुभूति होती है, उसके उसमें निहित अर्थों को हम समझ पाते हैं। रस, रस जो होता है बहुत प्रकार के रस होते हैं, जैसे वीर रस होता है, उत्साह रस, उत्साह से भरी हुई कविता होते हैं, शांत रस होता है, रौद्र रस होता है। तो किस प्रकार की कविता में कौन से रस हैं? तो रस महत्वपूर्ण है और आत्मा रस है काव्य की। वह वस्तु जो खाने योग्य ना हो का एक शब्द क्या होगा? देखिए, अपाच्य क्या होता है? जो नहीं पचता। सुपाच्य जो पच जाता है। अखाद्य तो जो कहा गया यहाँ पे वह वस्तु जो खाने योग्य ना हो, जिसे हम नहीं खा सकते, अखाद्य। प्रवृत्ति शब्द का सही अर्थ क्या है? प्रवृत्ति का सही अर्थ होगा मन का झुकाव। प्रवृत्ति का अर्थ होता है कि स्वभाव भी होता है। तो हम अपने स्वभाव के अनुसार ही हम अपने मन की क्रियाओं को प्रकट करते हैं। मन का झुकाव। कबीर के गुरु का नाम क्या है? कबीर के गुरु का नाम रामानंद। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? देखिए, हम रस की बात कर रहे थे कि काव्य की आत्मा रस है और इसमें बहुत सारे रस होते हैं। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। अगर हमारे अंदर उत्साह है तो हम समझ लेंगे कि हम एक वीर पुरुष हैं। अब हम चलते हैं मित्रों यहाँ खंड घ में हिंदी भाषा दक्षता के ऊपर। कभी कभी क्या होता है, अगर हमारा मार्क्स एक समान हो जाता है तो लेखन कौशल की दक्षता को वहां पे देखा जाता है। देखिए, यहाँ पे अपठित गद्यांश दिया हुआ है, इसे आपको पढ़ना है और पढ़ के यहाँ पे लिखना है आपको, जिसे 2 मार्क मिलेगा। गद्यांश का उचित शीर्षक भी देना है। जिस तरह से पाठ में एक शीर्षक होता है, तो ये पढ़ने के बाद मित्रों आपको जो शब्द बार बार सुनाई देगा, जब आप पढ़ेंगे, आप इसे पढ़ते वक्त एग्जाम में आपके पास बहुत समय होगा, इसे 5 से 6 बार पढ़िएगा। जो शब्द आपको ज्यादा दिखाई देगा उसी से संबंधित आपको शीर्षक देना है। बस यहाँ पे शीर्षक लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, इसी से आपको 2 मार्क मिल जाएंगे। गद्यांश में रेखांकित अंशों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यह विकास क्रम सांस्कृतिक आधार के बिना संभव नहीं होता है। संस्कृति एवं सभ्यता में घनिष्ठ संबंध है। देखिए, हमारी जो सभ्यता है ये विकास की ओर अग्रसर हो रही है, जो कि संस्कृति के बिना संभव नहीं होता। संस्कृति और सभ्यता में घनिष्ठ संबंध है। जिस सभ्यता की संस्कृति जितनी उन्नत है, उस सभ्यता ने अधिक उन्नति की है। इस तरह से आपको व्याख्या करना है जो वहां पे दिया होगा, और आप जब इसे पढ़ेंगे तो आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। गद्यांश में रेखांकित अंशों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए।
हाँ, यही है। उसके बाद चलते हैं, और एक प्रश्न होगा, जैसे कि क्वेश्चन आंसर दिया होगा, इस कथन से क्या तात्पर्य है। आपको ज्यादा लिखना नहीं है, आप कम शब्दों में अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे, जैसे कि भाव समझ में आ जाए। गागर में सागर, इस तरह के मुहावरे का प्रयोग हमें व्यवहारिक रूप से वहां पे लिखना है कि कम शब्दों में हम अच्छे अपने भाव को प्रकट कर सकें। ये देखिए, ये नीचे दी गई पंक्ति का भाव पल्लवन करना है, इस तरह से दिया होगा। सठ सुधरहि सत्संगति पाई। यहाँ पे संगति के बारे में कहा गया है। इंसान अगर सत्संगति की ओर अग्रसर होता है तो वो इंसान निश्चित रूप से अपने भविष्य में उन्नति की पथ को ग्रहण करता है। इस तरह से आपको पल्लवन करना है, और पल्लवन करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, मैं आप सभी के लिए वीडियो जरूर लाऊंगा, और आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि किस प्रकार से आपको किस किस विषय पर वीडियो चाहिए। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। और ये रहा आपका भाव, और एक गद्यांश दिया जाएगा, इसमें भी आपको गद्यांश का शीर्षक बताना है, इसमें भी भाव संक्षेपण करना है, यानी आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे और इससे क्या समझे हमें वही लिखना है। फिर अब अंत में आते हैं, एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। निबंध जो है पर्यावरण संरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हमारे समय में भी आ चुका था, यानी कि 2023 में 2023 बैच में आया था, इसलिए 2025 में आया, और आप में 2024 का आएगा, क्योंकि आप जो हैं 2026 में देने वाले हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और निबंध जो है वही रिपीट होता है बार बार। आप सभी के पास एक बहुत ही अच्छा सुअवसर इसीलिए है क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत सारे आपके पास उपलब्ध हो जाएंगे। आप यूट्यूब के माध्यम से चैनल पे जाइए, देख लेंगे, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आप सभी इस चैनल से निरंतर लाभान्वित होते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। अब अगली वीडियो मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मुस्कुराते रहें।